सार संग्रह बायोलॉजी क्लास का ये दूसरा क्लास है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग किसी भी सवाल पर व्याख्या करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं आज का, कि कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है। देखो क्या बात कह रहे हैं कि कवक और उच्चतर पादपों के जड़ों के मध्य, देखिए चाहे वो कवक हो या कोई बड़े श्रेणी का पौधा हो, आम पीपल वगैरह, तो इसके जड़ों के मध्य कौन सा सहचर्य, सहचर्य का मतलब जो साथ में रहता है, पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कवक मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक मूल, माइक्रोरेजिया कहलाता है। अब ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं, तो ईस्ट और मशरूम दोनों क्या हैं, फूफंद हैं, फंगी हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ईस्ट और मशरूम को किस प्रकार के जीव हैं, तो ईस्ट और मशरूम है आपका फंगी, मतलब फूफंद। ठीक। अगला जो सवाल है, कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक क्या है, तो सेलुलोज। सेलुलोज जो है ये कपास में पाए जाने वाली घटक होती है, जो कि आप जानते हैं कि सेलुलोज सामान्य तौर पे आपको पता होगा कि मनुष्य इसको नहीं पचा सकता, घास वगैरह में पाई जाती है। इसको जीव जंतु पचाते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी वगैरह इसको पचाता है। तो कपास में जिससे कि कपड़ा पाए बनाई जाती है, सूती कपड़ा, कॉटन, उसमें भी क्या होती है, सेलुलोज पाया जाता है। और याद रखना, ईस्ट और मशरूम दोनों क्या है, फूफंद हैं, फंगी हैं। अगला, लाइकेन किससे निर्मित होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइकेन जो है लेमिनेरिया नामक एक शैवाल और कवक से निर्मित होती है। तो लाइकेन किससे निर्मित होती है, कवक और शैवालों से। जीवन चक्र दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। पुष्प क्यों जीवन चक्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए ये फूल है, इस फूल में यहाँ अंडाशय होती है, और यहाँ पर जो लंबा वाला भाग ऊपर में पुंकेसर लगा हुआ होता है। तो इसी अंडाशय और पुंकेसर से क्या होती है, प्रजनन होती है, और प्रजनन होकर अन्य फूल और उसके पौधे बनते हैं। तो इसका मतलब जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा महत्वपूर्ण तत्व, तो मैग्नीशियम। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। उसके बाद आप लोगों को हम बताए होंगे कि जो है इसमें रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में, तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाई जाती है, और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो कीट में जो है ट्रेकिया होता है। जैसे कोई ये कीड़ा है ना, इस कीड़ा के बॉडी में बड़े बड़े हॉल होते हैं, ठीक, जो बाहर एक ओर तो हवा में खुलते हैं, दूसरी ओर सीधा कोशिका में खुलता है। तो इसी को कहते हैं ट्रेकिया, जिसको वातरंध भी कहते हैं। वातरंध, वात मतलब हवा होता है, हवा जाने वाला रंध्र, या इसी को क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। तो अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो ट्रेकिया के द्वारा। अब यहाँ पर अगला जो सवाल है हम लोगों का, कि कुनेन आवृत बीजी पादप का उदाहरण है। सीधा सा है, कुनेन जो है सिनकोना नामक पौधे से निकाला जाता है, जिसका उपयोग जो किया जाता है मलेरिया नामक बुखार के उपचार में। ठीक है। तो देखिए, कुनेन सिनकोना के पादप से और मलेरिया के उपचार में पाया जाता है। और सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का जो तत्व है, उसको क्या कहते हैं, एंथोसाइनिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथोसाइनिन। सेब में एंथोसाइनिन, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है, लाइकोपीन। उसी तरह याद रखिएगा, गाजर में जो है आपको पाई जाती है कैरोटीन। गाजर में क्या पाई जाती है, कैरोटीन। उसके बाद दूध में केसीन पाया जाता है। तो टमाटर में लाइकोपीन, सेब में एंथोसाइनिन। सेब में क्या, एंथोसाइनिन। और कौन सा बताए, गाजर में कैरोटीन, दूध में केसीन। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सेरोसिस होती है शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम। स से शहतूत, स से सेरोसिस। ठीक है। उसके बाद देखिए, सर्पों की 20 ग्रंथियां किस अंग के समान होती है। जैसे सांप जो होता है, आप देखे होंगे सांप को, सांप की जो 20 ग्रंथियां होती है, वो किस अंग के समान होती है, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान। वो है क्या, रियल में लार ग्रंथियां हैं, किसके समान है, लार ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों का। अब है निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो देखो ये खासियाना, आपको एक चीज याद होगा, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, मेघालय में। उसी खासी पहाड़ी से खासियाना, याद रखिएगा, खासियाना नामक पौधा कहाँ पाई जाती है, मेघालय में। तो गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी मेघालय में है, और मेघालय में वो खासी से खासियाना, याद रखिएगा, मेघालय। चट्टानों में उगने वाले पादप को क्या कहते हैं, सैलो फीट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलोत। सैल मतलब चट्टान, सैल में उगने वाले क्या कहलाएंगे, सैलो भिद कहलाएंगे। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हम लोगों का, घटपर्णी कीट भक्षी पादप है। देखो, कीट भक्षी पादप मतलब वैसे पौधा जो कीट खाते हैं। वो किस लिए कीट खाते हैं, पेट भरने के लिए नहीं, वो हाइड्रोजन की कमी को, सॉरी, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाते हैं, कीट खाते हैं। किसकी कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। और घटपर्णी क्या है, कीट भक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसमें पत्तियों में पर्ण फलक घट के रूप
रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। अब कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल संग्रह करता है? तो आपको पता होगा ऊंट के ऊपर में ऐसे कुबर होता है जहां वो क्या करती है, जल संग्रह करता है। और सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? तो आपको याद रखना है स्क्विड जो होती है सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। तो एक बार रिवाइज कर दें सबको फटाफट, दिमाग खुला रखिएगा, फट से रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा पेज। शुरू से देखते हैं। देखिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप जो है बहुत बड़ी चूक कर बैठेंगे। वैसे तो आपका जो है ना सार संग्रह पढ़ाने वाले यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन वो सिर्फ यूट्यूबर हैं, टीचर नहीं है वे, क्योंकि उनको पता नहीं इससे आगे जो रिलेटेड क्या चीज़ें होती, इसीलिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक? तो कवक मूल। कवक से और देखिए मूल मतलब जड़ होता है, और यहाँ देखिए कवक और उच्चतर पादप इन दोनों के बीच में कवक मूल। ईस्ट और मशरूम फूफंद है। कपास में पाए जाने वाला सेलुलोज, बताए सेलुलोज कपास में पाए जाने वाला। लाइकेन कवक और शैवाल से। जीवन चक्र की दृष्टि से फूल, बताए क्यों? मैग्नीशियम कहाँ? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम। उसके बाद अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? ट्रेकिया, वातक रंध्र, ट्रेकिया या वातक रंध्र। अब देखो कुनेन, सिनकोना और मलेरिया, ये तीन शब्द याद रखिएगा, कुनेन, सिनकोना और मलेरिया। सेब में पाए जाने वाला एंथोसाइनिन, टमाटर में लाइकोपिन, गाजर में कैरोटीन, दूध में केसिन। सहतूत के फल का नाम? सेरोसिस। सहतूत का फल सेरोसिस। सर्पों की 20 ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। सर्पों की 20 ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। अब यहाँ पर देखो निफेंथिस खासियाना कहाँ पर? मेघालय। गारो खासी जयंतिया, मेघालय। चट्टानों में उगने वाले शैलोद्भिद, शैल मतलब चट्टान, चट्टानों में उगने वाले शैलोद्भिद। घटपर्णी कीटभक्षी पलक घट, क्यों? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। छोटी आंत से अपने आंत में जल संग्रह ऊँट। सबसे बड़ी अकशेरुकी कौन है? तो स्क्विड जो है सबसे बड़ी अकशेरुकी जीव है। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं अगले पेज की तरफ। तो अगले पेज की तरफ हम लोग देखेंगे कि इस पेज में कितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए ये अभी मिसलेनियस है, उसके बाद चैप्टर वाइज चालू हो जाएगा जस्ट कल के क्लास में। लीची के फलों का किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो एक बीजी बैरी। लीची के फलों को क्या रखते हैं? एक बीजी बैरी। देखिए इसका बीज जो होता है ना, उसको तोड़िएगा तो दो फल नहीं निकलेंगे, तो इसीलिए इसको एक बीजी कहा जाता है। हल्दी के तने, हल्दी तने से प्राप्त होती है, उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। देखो हल्दी प्राप्त किससे होती है? तने से, और उसका खाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? प्रकंद। ऐसे याद रखिएगा कि आपको समझने पे हल्दी और अदरक, अगर आप दोनों को देखे हैं, दोनों जो होता है सॉलिड फॉर्म में, वो दोनों एक जैसा दिखता है। तो चाहे वो हल्दी हो या अदरक हो, ये दोनों प्रकंद होते हैं। क्या बोल रहे हैं? हल्दी और अदरक क्या होते हैं? प्रकंद होते हैं। प्याज और लहसुन क्या होता है? सलकंद होते हैं। क्या होता है? सलकंद। याद रखिएगा, हल्दी और अदरक क्या होता है? प्रकंद होता है। प्याज और लहसुन सल्ककंद होता है। तो याद रखिएगा हल्दी क्या होते हैं? प्रकंद होता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो कैप्सिनिन की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? कैप्सिनिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव व्हेल, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल कि किस अवस्था में वाणिज्यिक जंतु उत्पन्न करते हैं? तो प्यूपा अवस्था में। वाणिज्यिक जंतु तंतु मतलब क्या है कि जिसको आप लोग कॉमर्शियल फाइबर कहते हैं, जिससे रेशम बनाई जाती है, तो प्यूपा अवस्था में। रेशम से का जो कीट है रेशम कब बनाता है? तो प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समताप तापी जंतु का शरीर कितना होता है? सदैव एक समान ताप रहता है। देखो जैसे मनुष्य क्या है, ये वार्म ब्लडेड है, क्या है? समतापी है। अगर कहीं भी जाएंगे तो इसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, हमको पता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, आप 37 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, चाहे आप हिमालय में रहो या जमीन पे रहो, आपका टेम्परेचर उतना ही होगा। अगर उससे कम या अधिक होता है तो बुखार मानी जाती है, अधिक होने पर, कम होने पर भी बीमारी है। तो इसीलिए जो है जो वार्म ब्लडेड है उसका शरीर का टेम्परेचर हमेशा एक समान होता है। लेकिन कुछ जंतुएं कोल्ड ब्लडेड होती है, मतलब शीत तापी रुधिर होती है। तो उसका क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है ना, वैसे वैसे वो अपना बॉडी का भी टेम्परेचर बदल लेता है। जैसे मेढक, मेढक गर्म पानी में रहेगा, अपना बॉडी का टेम्परेचर गर्म कर लेता है, ठंडे पानी में रहेगा, अपने बॉडी का टेम्परेचर ठंडा कर लेता है। लेकिन मनुष्य में तो हमेशा उतना ही होगा, ज़्यादा हुआ तो बुखार हो जाएगा भाई। तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लें। तो देखते हैं लीची के फलों को किस में रखते हैं? एक बीजी बैरी में। तने हल्दी और अदरक क्या होता है? प्रकंद होता है। लहसुन प्याज सल्ककंद होता है। लाल मिर्च में कैप्सिसिन के कारण तीखा। सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल होता है। रेशम का कीड़ा रेशम कब देती है? तो अपनी प्यूपा अवस्था में। और जो वो क्या है, वार्म ब्लडेड यानी गर्म रुधिर वाले हैं, वो उसका
टेम्परेचर हमेशा एक समान होता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा, देखिए नाम में घोड़ा है मगर मछली, याद रखिएगा। समुद्री घोड़ा मछली है, लेकिन स्टार फिश, नाम में फिश है लेकिन वो मछली नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो समुद्री घोड़ा क्या है? आपका मछली है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देती है? तो एकिडना, याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकिडना जो है अंडे देती है लेकिन बच्चों को दूध पिलाती है। क्या है? एकिडना एक ऐसा जीव है जो अंडे देती है लेकिन बच्चे को दूध पिलाती है, इसीलिए तो स्तनपायी है। और जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर के गुणों से अलग करता है। देखो, अब मनुष्य में क्या है कि चिंतन मनन करने की क्षमता होती है, वानर में तो है नहीं। तो यही चीज क्या करता है? मनुष्य को वानर से अलग करता है। तो समुद्री घोड़ा क्या है? मछली है। और स्तनपायी जो अंडे देती है क्या है? एकिडना है। और इस इच्छा प्रकट करने और गूढ़ चिंतन मनन करने की क्षमता क्या है? मनुष्य को अन्य जंतु से अलग करती है। अगला है, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, याद रखिएगा। सबसे छोटी कोशिका जो है मानव शरीर की, वो क्या होती है? शुक्राणु होती है। अब यहां पर देख लेते हैं। अब सबसे बड़ी कोशिका, जो सबसे भारी कोशिका, अंडाणु होता है। सुनिए, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे भारी कोशिका अंडाणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। याद हो गई? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद, सील किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी है। सील क्या है? स्तनपायी है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो क्वेरकर्स के पेड़ से कॉर्क प्राप्त होता है। कॉर्क किससे? देखो नाम में ही कॉर्क क्वेरकर्स मिलता जुलता है। डॉल्फिन भी स्तनपायी है। डॉल्फिन भी क्या है? स्तनपायी है। सील भी स्तनपायी है। और सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? व्हेल है। और वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देती है? तो एकाडीना, जो अभी अभी देखे हम लोग। कौन सा नाम था वो? एगडीना, एकीडीना। चलिए, अगला बात करते हैं हम लोग अफीम या मॉर्फिन। अफीम जो एक नशीला पदार्थ होता है, पौधे, पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। पोस्ता का पौधा से अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त करते हैं हम लोग अफीम या मॉर्फिन। गन्ने के रोपण में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तना का प्रयोग किया जाता है। गन्ने के रोपण में किसमें? तने की। और लहसुन की गंध किस कारण से होती है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण। यहाँ पे अब यहाँ आपको एक प्रश्न हम पूछते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि वह कौन सा फल है जिसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। तो वो फल का नाम आप लोग बताएंगे। लहसुन में जो गंध होती है क्या होता है? सल्फर होता है, ठीक है। उसके बाद, शुष्क जलवायु अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुभीत। अब देखो, शुष्क जलवायु, यहाँ जो सूखा जलवायु है मरुस्थल होगा, वहाँ के पौधे को मरुभीत कहेंगे। उसी तरह चट्टान जो सेल है, से वहाँ उगने वाले पौधे को सेलोभीत कहेंगे। यहाँ तो नाम में भीत लगा देना है खाली, ठीक है। तो शुष्क जलवायु वाले पौधे को क्या कहते हैं? मरोभीत कहते हैं। इसका नाम जीरोफाइटा भी है, ठीक है। अब अगला पर अगर हम लोग देखें तो इसको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। वैसे रिवाइज करवा दिए थे हम। कॉर्क प्राप्त किया जाता है क्वेरकर से। डॉल्फिन किस वर्ग? स्तनपायी है। डॉल्फिन स्तनपायी। लहसुन में गंध सल्फर के कारण। गन्ने का रोपण भाग का प्रयोग किया जाता है तनी में। शुष्क जलवायु के मरुभीत कहलाता है। इसमें दो स्तनपायी आया था, एक सील है। सील क्या है? आपका स्तनपायी है। और अगला के क्या आया था आपका? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज अगर हम लोगों का देखें, नेक्स्ट पेज में अधिपादप, पादप, अधिपादप, अधि का निचला मतलब होता है अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारा के लिए। नाम में ही अधि मतलब दूसरे पर निर्भर रहने वाला। जैसे कि आप लोग लता सब देखे हैं, सीम का लता देख लीजिए, और भी बहुत सारा, जैसे को कुछ फूल के भी लताएं होती है, वो दूसरे पौधे पर चढ़ जाता है। तो क्यों रहता है? वो अपना मैकेनिकल से सपोर्ट के लिए, यांत्रिक सहारे के लिए अधिपादप अन्य पौधे पर निर्भर रहता है। किसके लिए? यांत्रिक सहारे के लिए। अब टिक और माइट किस वंश के जीव हैं? तो मकड़ी वंश के। देखिए, टिक और माइट किस वंश के हैं? तो मकड़ी वंश के। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? देखो, ल्यूसीफेरस के कारण। देखो, ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? चमकीला। और चमकने वाला भाग, ल्यूमिनस से लूसीफेरस, याद रहेगा आप, ठीक है। किस तत्व के कारण, किस एंजाइम के कारण जुगनू चमकता है रात में? एंजाइम कौन सा है? ल्यूसीफेरस के कारण। टिक और माइट कौन सा है? मकड़ी वंश की तरफ। अधिपादप यांत्रिक सहारे के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। सन हेम्फेरेसे किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लोएम से। सन हेम्फेरेसे किससे प्राप्त की जाती है? फ्लोएम से। अब लेग हेमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग्यूम ग्रंथियों में। देखो, अब लेग हेमोग्लोबिन लेग्यूम ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की कब रिलीज हुई है? देखो, 1859 ईस्वी में। ईस्वी बिल्कुल याद नहीं रखना है आपको, याद क्या रखना है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है।
ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत का प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं? जीवाश्मों को। अब जैव का विकास कैसे कैसे हुआ, इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है आपका? जीवाश्म है। तो एक बार हम लोग यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं। क्या था शुरू में? शुरू में था अधिपादव क्यों रहता है निर्भर? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइस है मकड़ी वंश, टिक और माइस मकड़ी वंश। जुगनू ल्यूसीफेरस एंजाइम। सन हेम्फेरेसे फ्लोएम से, सन हेम्फेरेसे किससे? फ्लोएम से। उसके बाद लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूम ग्रंथियों से। डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण? जीवाश्मों से। अब अगला देखते हैं हम लोग कि जीवों के उत्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? तो सेलामेंडर, अजगर, कंगारू। देखो ये जीवों के उत्विकास, पहला सेलामेंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू। अब किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित रहती है? तो सरीसृप में जो है कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित रहती है। सरीसृप में कंकाल नहीं होता है, लेकिन ये कशेरुकी जीव है। कॉकरोच और सिल्वर फिश किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है इसमें बहने के लिए नस नहीं होती है, ये बॉडी में ही पूरा रक्त बहता रहता है। तो चाहे वो सिल्वर फिश हो या कॉकरोच हो, तो इसमें कैसा होता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होती है। अब यहाँ पर किन कशेरुकी जीवन में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित रहती है? तो सरीसृप में। अब स्तनपायी भ्रूण और उत्सर्जी पदार्थ किसके द्वारा बाहर किए जाते हैं? अपरा के द्वारा। किसमें? अपरा। ठीक है। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो नियत तापी, वार्म ब्लडेड, मतलब इसका बॉडी का टेम्परेचर मनुष्य के जैसा ठीक रहता है, फिक्स रहता है। मतलब विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किस शाखा के अंतर्गत? पैलियोंटोलॉजी शाखा के अंदर। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ता है वो शुतुरमुर्ग है। कौन सा? शुतुरमुर्ग। याद रखिएगा चमगादड़ क्या है? नियत तापीय। जीवान विज्ञान में पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन, तो ऐसे याद रख सकते हैं जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी। नमक युक्त मिट्टी को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स। याद रखिएगा नमक युक्त मिट्टी हेलोफाइट्स। मतलब नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले जो पौधे हैं उसको क्या कहेंगे? हेलोफाइट्स कहेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लें। चट्टान में उगने वाले सेलोफाइट्स, उसके बाद मरुस्थल में उगने वाले मरुभिद यानी जीरोफाइट्स, उसके बाद नमक युक्त में उगने वाले हेलोफाइट्स। ठीक है। अब है एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी कहाँ पाई जाती है? आंत में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंट अमीबा हिस्टोलिका, आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक पर। लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ जमा रहता है? जाइलम उत्तक पर। उसके बाद है डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र में किस अवस्था में बनते हैं? तो एस प्रावस्था में बनते हैं। डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन प्रोटीन किस अवस्था में बनते हैं? एस प्रावस्था में बनते हैं। तो एक बार रिवाइज फटाफट। चलिए कहाँ से रिवाइज कर लिए थे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीवों का उत्विकास सेलामेंडर, अजगर, कंगारू। जिन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित? सरीसृप। कॉकरोच, सिल्वर फिश, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। उसके बाद अगला क्या है? स्तनपायी उत्सर्जित भ्रूण के उत्सर्जनीय पदार्थ किसके द्वारा होता है? अपरा द्वारा। चमगादड़ नियत तापी। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन। सबसे तेज गति से उड़ने वाला ये दौड़ने वाला जंतु कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ठीक है। पक्षी है सबसे तेज गति से दौड़ने वाला शुतुरमुर्ग। अगला नमक युक्त मिट्टी हेलोफाइट्स, उगने वाले पौधे। एंट अमीबा हिस्टोलिका, आंत में। लिग्निन जाइलम उत्तक पर। डीएनए संश्लेषण हिस्टोन प्रोटीन कहाँ होती है? एस प्रावस्था में होता है। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और आपको सवाल पूछा गया था किस फल में क्या जो है कीड़ा नहीं लगता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए अगला लास्ट पेज की ओर हम लोग आज का चलते हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा संग्रह इसी पेज में हम लोगों का। डूबने से हुए मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है? तो डाइटम नामक एक जीव है। डाइटम डूब के मरने वाले व्यक्ति का जो है पता लगाता है कि सच में डूब के मरा है, कैसे मरा। पपीते का पीला रंग देखो किसके कारण है? कैरिका जैंथिन के कारण। किसके कारण? कैरिका जैंथिन के कारण। तो इस तरह का सारा सवाल एक बार रिवाइज कर लें। चलिए देखते हैं हम लोग कितना आगे किसको याद है। टमाटर लाइकोपीन, दूध केसिन, गाजर कैरोटीन, और उसके बाद और एक आया था ना कौन सा? सेब एंथियोसाइटिन। उसके बाद पपीता कैरिका जैंथिन। कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तो तना से। अब आपको बताए थे हल्दी और अदरक तना से प्राप्त किया जाता है, लेकिन होता क्या है? वो प्रकंद होता है। किस शैवाल के आयोडीन का नमक होता है? किस शैवाल से आयोडीन नमक प्राप्त किया जाता है? लेमिनेरिया से। किससे? लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए इससे पहले हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था जो कवक और शैवाल से प्राप्त किया जाता है। क्या? वो बताइए कमेंट बॉक्स में। वे जीवाणु जो वायुमंडल
कि नाइट्रोजन को क्या है, नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है। नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाता है, जो कि राइजोबियम कहलाती क्या राइबो क्या है राइजोबियम नामक एक जीवाणु होती है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। वो कौन सा राइजोबियम नामक जीवाणु है, और कि दलहनी पौधे के जड़ों में पाई जाती है। उसके बाद अगला हम लोग देखें, अधिकांश नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रहते हैं? जीव द्रव कुंचित होने के कारण। किसके कारण? जीव द्रव कुंचित होने के कारण। तो एक बार यहां तक हम लोग रिवाइज कर लें। डूबने की मृत्यु पता लगाने वाला जीव डायटम। पपीते का पीला रंग कैरिका जेंथिन। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तना। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलता है, तो नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीव द्रव कुंचित होने के कारण। कवक कोशिका में संचित होने वाले खाद्य पदार्थ क्या कहलाता है? अब अगला है कि कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन कहलाती है। कवक कोशिका में जो संचित होता है खाद्य पदार्थ, यूँ समझो कि कवक किस रूप में खाद्य पदार्थ को संचित रखता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में खाद्य पदार्थ को संचित रखता है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो आप आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों का छूट जाएगा। और शेयर करना नहीं भूलिए। जैसे ही जो है कि जिस दिन किसी मेरा फर्स्ट वीडियो में 100 लाइक पूरा हो जाएगा, उस दिन आप लोगों का जो है टेलीग्राम चैनल बना के सारे पीडीएफ उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। जल्दी से शेयर कीजिए। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित में मदद करती है? तो ये देखो, गेम्बूसिया नामक एक फिश है जो मच्छर को खा जाता है, मच्छर के लार्वा को खा जाता है। कौन सा फिश है? गेम्बूसिया। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेम्बूसिया नामक फिश जो है मच्छर को खत्म करने में मदद करता है। और अगला जो है बेसनोफिल ए क्या है? तो खाद्य संवेष्टन सामग्री है बेसनोफिल ए। अब इसका अगला जो हम लोगों का प्रश्न है कि मृदा के प्रयोग के बिना, ये तो फिर से आ गया, कल वाले क्लास में भी आया था। जिसने कल का क्लास नहीं देखा है तो चैनल में घुसिए, खोजिए, मिल जाएगा। क्या इसी से पहले जस्ट अपलोड हुआ है। मृदा के प्रयोग के बिना खनिज युक्त पौधे उगाने हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। उसके बाद प्रतिजैविक मुख्यतः किसमें पाई जाती है? जीवाणुओं में, एंटीबायोटिक। अब है क्या कि यीस्ट कोशिका मुख्यतः विकर उपस्थित होती है जाइमीज में। अब क्या है कि जीव जब एक ही जीन या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को क्या करती है? नियंत्रित करती है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। जब एक ही जीन दो से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है तो क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम। अब देखो, क्यूनिन या क्यूनेन फिर से आ गया सिनकोना के पौधे से। अब अगला है, मेंडल के वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने का किस पौधे का यूज किया था? तो आप लोगों को पता होगा, मेंडल ने मटर के पौधे पर यह किया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। तो जॉन ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहता है। सूखा सहिष्णुता संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। सूखा सहिष्णुता संबंधित हार्मोन एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन है। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सक्रिय होते हैं? 20 से 35 डिग्री के मध्य सक्रिय होते हैं। तो मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।